स्मृति व्याख्यान में आपका नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज शाम स्वागत है। नेमी जी की मृत्यु के बाद उनके परिवारजन ने मिलकर इस व्याख्यान माला की शुरुआत की। अब तक डॉक्टर मुकुंद लाट, डॉक्टर कृष्ण कुमार, महेश एल कुंचवार, माया राव, कुमार शाहनी, प्रभाष जोशी, गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे, दीपंकर गुप्त, केदारनाथ सिंह, अनुपम मिश्र, माधव गाडगिल, रुस्तम भरूचा, शमिक बंदोपाध्याय, शिव विश्वनाथन ये व्याख्यान दे चुके हैं और आज मृणाल जी ये व्याख्यान देगी। वैसे तो नेमी जी की कीर्ति एक साहित्यकार और रंगकर्मी, रंग समीक्षक के रूप में की जाती है। उन्होंने हिंदी उपन्यास पर संभवतः पहला आलोचना ग्रंथ लिखा, अधूरे साक्षात्कार। वो तार सप्तक में शामिल 7 कवियों में से एक थे और उन्होंने हिंदी में रंग समीक्षा के लगभग वो जनक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में रंगमंच पर बहुत विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपने मित्र गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनावली का संपादन किया, जो एक मानक संपादन माना जाता है हिंदी में। उनकी जो दिलचस्पियां थी उनको ध्यान में रखकर हम अपने वक्ताओं को चुनते हैं। साहित्यकार तो थे ही, साहित्य में उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन उनकी गहरी दिलचस्पी राजनीति में, संचार साधनों में, संगीत में। संगीत उन्होंने विधिवत सीखा था और एक जमाना था जब वो स्वयं गाते भी थे, कम से कम अभ्यास करते थे। तो इसलिए ये बहुत मौजूद है कि मृणाल जी आज उनके 2 प्रिय विषयों को मिलाकर एक व्याख्यान देगी, यानी संगीत और राजनीति। मृणाल पांडे से नेमी जी के परिवार का पुराना संबंध है। नेमी जी, मुझे याद आता है कि जब नटरंग प्रतिष्ठान में एक नाट्य पाठ करने की शुरुआत हुई थी, तो संभवतः पहला नाट्य पाठ मृणाल जी ने ही किया था। एक जंगपुरा एक्सटेंशन में कोई मकान था जहाँ किराए का, जहाँ नटरंग प्रतिष्ठान अवस्थित था। मृणाल जी वैसे तो जानी मानी हैं और उनके बारे में कहा जा सकता है कि इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कई क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय रही हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रही हैं। अंग्रेजी की अध्यापिका भी रही हैं और हम लोगों का संबंध एक दूसरे ढंग से पारिवारिक है कि उनके पति और मैं दोनों एक साथ सिविल सेवा में थे और कई बार आसपास ही हमारी पोस्टिंग होती थी। मृणाल जी ने उपन्यास भी लिखे हैं और नाटक भी, और इन दिनों उनका एक उपन्यास सहेला रे बहुचर्चित है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों की जो विकट जिंदगी है उसका एक बहुत ही लोमहर्षक और मार्मिक आख्यान है। वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, वामा और दैनिक हिंदुस्तान की संपादक रह चुकी हैं और दैनिक हिंदुस्तान, कादम्बनी और नंदन की भी प्रधान संपादक थी। 2010 से 2014 तक वो प्रसार भारती की अध्यक्ष थी और 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला और इन दिनों वो नेशनल हेराल्ड समूह की सलाहकार हैं। उन्होंने स्त्रियों की समस्याओं पर भी बहुत विस्तार से लिखा है और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी संगीत में औरत की आवाज़ पर भी बहुत
महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो ऐसी मृणाल जी को मैं 15वां नेमीचंद्र जैन स्मृति व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। मैं नेमीचंद जैन स्मृति व्याख्यान माला और नटरंग प्रतिष्ठान के आयोजकों की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण समय पर इतने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान से जोड़ने का दुस्साहस दिखाया है। नेमी जी के प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह और आदर है, जो मेरे जैसे रूखे और कठोर स्वभाव के व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ है। मैं उनसे जब से मिली थी, पता नहीं क्यों हमारी और उनके परिवारों में काफ़ी साम्य था। वो भी 3 बेटियों और 1 बेटे के पिता थे। हमारे परिवार में भी हम 3 बहनें और 1 भाई थे। दोनों के ही बचपन के नाम एक जैसे थे। दोनों ही परिवार अपने पिता को बाबू कहते थे। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी, ये तो खैर दीगर बातें हैं। लेकिन नेमी जी के साथ एक बहुत सच्चा स्नेह का रिश्ता हम लोगों का जब तक वो रहे तब तक बना रहा, और उन्होंने बहुत ही गरिमा, सम्मान और स्नेह के साथ उस रिश्ते को हमेशा निभाया। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अगले वर्ष उनकी मेरे ख्याल में जन्मशती भी है, और उम्मीद है कि हम सब उसमें फिर से भागीदारी करेंगे। मुझे सचमुच नेमी जी के नाम से जुड़े हुए किसी भी समारोह में शिरकत करने में अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है। अब आते हैं आज के विषय पर। तो ये सवाल हम सबके मन में है कि किसी भी ज़माने में जो कलाएं हैं और कलाओं के जो रूप लिखे, बोले, गाए या उकेरे जा रहे हैं, उनको समझने का सही तरीका क्या हो। हम लोग वाचाल, बातून, वाचिक परंपरा के लोग हैं। लिखित साहित्य में हम लोगों का हाथ हमेशा तंग रहा है, और जो होता भी है फिर उसमें हम लोग इतनी कहानियों के पेट से कहानियां बुनने लगते हैं कि जो रैखिक साहित्य, राजनीति या रैखिक इतिहासपरक साहित्य हो, वो हमारे पास बहुत कम आता है। तो संगीत के क्षेत्र में भी यही कमोबेश देखने में आता है कि हम ये मान के चलते हैं कि सारी की सारी कलाएं जो हैं वो कुछ एक पुराने ग्रंथों में या कुछ इंडोलॉजिस्ट के ग्रंथों में या परवर्ती 4-5 बड़े नामों के लिखे हुए किताबों में पर्याप्त समझ हमको दे देती है। लेकिन गौर से समझने चलिए तो ये लगता है कि बहुत सारे, मैंने काफ़ी बड़ी उम्र में संगीत की परीक्षाएं भी दी, जो शास्त्र पढ़ा तो पता चला कि इस तरह की गायकी के तो कोई हमारे पास प्रामाणिक संदर्भ मौजूद ही नहीं है। जाति ग्राम गायन किया था। मैंने अपने एक गुरुजी से पूछा कि ग्राम जाति गायन क्या है, तो वो बोले अब जाति जैसे जाति बिरादरी होती है उस तरह से जातियाँ होती हैं, संगीत की जातियाँ होती हैं। ग्राम है जहाँ पर कुछ एक समान स्वभाव और समान गोत्र वाले लोगों का बसना स्वाभाविक है, ऐसी कुछ समझ लो। तो बात बनी नहीं, और ये जान के मुझे काफ़ी बाद में एक सुखद आनंद हुआ कि भातखंडे पंडित की डायरियाँ जब अनुदित हुई अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने जम करके इन अर्ध पंडितों की खबर ली है, जो कि संगीत को लेकर के बहुत भावनापरक और बहुत सुंदर बातें तो कहते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाते हैं। और हमारे यहाँ जो पुरानी मीमांसा की परंपरा रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ सप्रमाण होनी चाहिए। प्रमाण भी ऐसा वैसा नहीं, ठोस प्रमाण। और संगीत में तो प्रमाण कंठ से गायन या वादन ही हो सकता है। तो जब हम किसी तरह टुकड़ा टुकड़ा इस इतिहास को देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि संगीत एक ऐसी धारा नहीं है जो कि बिल्कुल सब जगह एक सी है और ज्योमेट्री कोनों से चलती है। ये एक अजीब सी नदी है जो कभी उछलती कूदती तो कभी स्थिर मंथर गति से कहीं दुर्बल होकर कहीं ताज़ा होकर के घट घट का पानी और घट घट की गिट्टी मिट्टी अपने साथ लेती हुई अपने को नित्य नया करती रहती है। अशोक अक्सर बताते हैं कि कुमार जी कहा करते थे कि आज जो मैं गा रहा हूँ वो कल मेरे गाए हुए से भिन्न है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस संगीत का रूप ही क्षणिक है। उसको हर बार हम पुनर्नवा के रूप में
जो हर कलाकार है वो उसको फिर से परिभाषित करता है, फिर से खोजता है, फिर से उसको सामने लाता है। तो इसलिए संगीत का जो इतिहास है, इसके बदलाव हम लोगों ने ठीक से अभी तक मापे नहीं हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो शास्त्रीय गायन के स्वरूप कहने पर आज जो शब्द आती है वो बहुत करके दो तरह के शास्त्रीय गायन की है। एक तो ध्रुपद जो विरल हो गया है, और दूसरा रागदारी संगीत जो ख्याल गायकी से जुड़ा हुआ है। फिर लोक शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत हैं जिसमें लोक संगीत के कई प्रकारों को तराश करके रखा गया है। लेकिन जैसे हम लोग ये स्वीकार करने में बड़ी देरी लगाते हैं कि आज जो राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्रों का स्वरूप है, उसका इतिहास बमुश्किल 200 साल पुराना है। इसी तरह ये जो रागदारी संगीत है, इसका भी इतिहास जो हमारे पास आज उपलब्ध है सप्रमाण, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है नहीं है। और ये इसका अधिकतर स्वरूप जो है वो 1857 के गदर के आसपास बना है, कुछ साल पहले और कुछ साल बाद में। मजेदार बात यह होती है कि जब भी कभी एक सख्त और केंद्रीकृत और कहा जाए कि सत्ताधिकार वाला राजनीतिक शासन कमजोर पड़ता है, तो अचानक दरबारों से हम कलाकार लोग निकल आते हैं और हमको अपने हाथ पांव फेंकने का मौका मिलता है। क्योंकि कोई भी सख्त जान शासक काल्पनिक उपज वालों से थोड़ी दूरी रखता है। मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार ही गाने बजाने वाले अंतिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों की बिरादरी बहुत आदर की पात्र इतिहास में नहीं रही है। बहरहाल 18वीं सदी तक हम पाते हैं कि अंतिम बड़े मुगल बादशाह औरंगजेब गुजर चुके थे, और उसके बाद से फिर कहने के लिए तो बादशाह का दबदबा था, लेकिन शाही खानदान की भितरघात, मराठाओं के छापामार दस्तों और ईस्ट इंडिया कंपनी के चतुर सुजान दबावों के नीचे दिल्ली बादशाह दरक रही थी। और यहाँ तक कि फिर अवध के सूबेदार भी अपने को बादशाह कहने लगे और ताज पहनने लगे, अपने नाम के सिक्के चढ़वाने लगे। पब्लिक देख रही थी कि असली राजनीतिक ताकत दरअसल न दिल्ली में बची थी और न अवध में। वह तो नस्लवादी भेदभाव वाले उन अंग्रेजों के हाथ में केंद्रित होती जा रही थी जो व्यापारी बनकर आए थे और पलासी की लड़ाई के बाद धीमे धीमे मालिकी में घुसपैठ करने लगे। 1857 का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो अपना स्वत्व खोकर विचलित था और बादशाहों की तरह ही पतनशील, सामाजिक रूप से अंतर्मुखी और आर्थिक स्तर पर असुरक्षित महसूस कर रहा था। गदर एक घायल पशु की आखिरी कराह थी, अंतिम बार उसका छोड़ा हुआ एक उच्छ्वास था। गजब ये कि जब दिल्ली टुकड़ों में गिर रही थी तो बोलियां उठने लगी। बोलियां अवधी, ब्रिज, पंजाबी, सधुक्कड़ी के कुछ प्रकार, ये वैसे भी हरम और छावनियों में बैठ बना चुकी थी। सत्ता से दूर कर दिए गए बादशाहों सामंतों के पास बहुत काम बचा नहीं था, लिहाजा वो कलाओं की तरफ मुड़े। अब संगीत, कविता, चित्रकला, कला की मार्फत संगीत कवि स्त्रैण और बाजारू माने जाने वाली इन भाषाओं के हाथ पकड़ करके दरबार में आई। जब दरबार में आई और राजकाज की भाषा फारसी और संस्कृत की बदहाली के बीच उसे राज की सराहना मिली तो उसको थोड़ा आत्मविश्वास हुआ। फारसी, संस्कृत और जाति धर्म की दीवारें टूटी तो शास्त्रीय और लोक कलाओं के रूप पास आ गए। देखते देखते फारसी के गले में माहें डालकर ब्रजभाषा, अवधी, पुरबिया बोलियों ने सारे हिंदी इलाके में ऐसी आम फहम भाषा को परवान चढ़ाया। बहुत सहजता से जो बादशाही हरम से छावनियों, जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक बोली, समझी और कथाओं में गुंथी जाने लगी। ये भाषा सीधे फोर्ट विलियम में बिठाए गए अंग्रेजों के 4 भागा मुंशियों तक पहुंची। अब अंग्रेजों ने उनको काम दिया कि तुम भाई एक भाषा हिंदू मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं, अगर बोल रहे हैं तो फिर इनकी लिपि अलग होनी चाहिए। बहरहाल हिंदी का मानकीकरण करो, उसको नागरी अक्षरों में ढालो और फारसी का मुस्लिमीकरण करो और उसको एक ऐसी भाषा, ऐसी लिपि में अरबी से लेकर के और फारसी से लेके ऐसी लिपि में ढालो जिसमें उर्दू ढल जाए और अरबी फारसी जानने वाले लोगों तक पहुंच जाए। विशुद्ध राजनीतिक विवेककारी वजहों से
नागरी लिपि को हिंदूस और उर्दू को पर्शियन को मुस्लिम्स की भाषाओं के रूप में मानते हुए इस तरह पाठ्यपुस्तकों, कचहरियों और सरकारी घोषणा पत्रों के लिए दफ्तरी मानकीकरण शुरू हो गया। तो जिसे AIR की हिंदी कह के या पर्शियन ग्रस्त उर्दू कह करके आज हम लोग मुंह बिचकाते हैं, उसकी जड़ें उस वक्त पड़ी। उस समय के ग्रंथों में, जिनमें संगीत की बंदिशें और बिहारी घनानंद देव जैसे रीतिकालीन कवियों की गेय रचनाएं भी थीं, लिपि की बतौर नागरी बहुत कम, रिख्ता या फारसी ही अधिक प्रयोग में लाई जाती थी। अच्छा, लेकिन वाचिक परंपरा, खासकर गुरु शिष्य परंपरा की तहत संगीत की तालीम अभी भी सीना बसीना आमने सामने हो रही थी, तो लिपियों से उनको क्या फर्क पड़ना था। फोर्ट विलियम की राजनीति के परे उत्तर भारत का जो बड़ा देसी समुदाय था, वहाँ उच्च सवर्ण जातियों की और बड़े घरानों वाले मुसलमानों की पावर लैंग्वेजेस यानी संस्कृत और फारसी के बरक्स समाज के निचले वर्गों, आम जनता की बोली ठोली, खासकर कटावदार उर्दू, ब्रज, पंजाबी और अवधी को सामंतों के ढेर हाथ पैर फैलाने की नई जगह मिल गई। जब बादशाह सलामत खुद भी फारसी की बजाय उर्दू के सुखन और ब्रज और अवधी में दोहे, बरवे, छप्पे जैसे सीधे देसी छंदों में लिखने लगे, तो गुरु गंभीर ध्रुपद के कसे हुए तंबूरे के कान भी जनता द्वारा उमेठे जाने शुरू हुए। संस्कृत के ध्रुपद फारसी काव्य सरकारी बहियों और मंदिरों में कायम रहे, उनका आदर भी होता रहा, लेकिन दरबारी महफिलों में अब ख्याल गायकी उन पर बीस पड़ने लगी, और जब लोक भाषा की बंदिशों ने लोक संगीत के रूपों से इस गायकी को जोड़ा, तो नई तरह के उपशास्त्रीय संगीत की गायन ने पुराने रसिक जनों के साथ जामा मस्जिद चौक नखास के ठलुआ प्रेमी संगीत प्रेमियों को एक नई तरह की कल्पनाशील संगीत की दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अब महफिलें ख्याल गायकी से शुरू होती थी, कई बार ध्रुपद से शुरू होती थी, फिर ख्याल गायकी पर आती थी और अंत में ठुमरी, कजरी और चैती के साथ विसर्जित होती थी। भारतेंदु ने चट से लिख दिया, नृपगण लाज छोड़ी मुंह लगाई लई ठुमरी, क्योंकि ज़्यादातर ठुमरियों की अदायगी बाई लोग करती थीं, तो कुछ दिन तो नृपगण जरा अपना पुराना सामंती वैभव याद करके कहते रहे कि नहीं भाई हम तो ध्रुपद वगैरह सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चस्का लगा तो वो भी गुनगुनाते हुए इन महफिलों से वही ठुमरी, चैती, दादरे गुनगुनाते हुए निकलने लगे। तो भारतेंदु ने उनकी चुटिया पकड़ के लिखा कि नृपगण लाज छोड़ी मुँह लगाई लई ठुमरी। इस तरह लोक भाषा, लोक मानस मुस्लिम राज के 600 सालों में जाकर एक समन्वित संस्कृति बनाने लगा, जो जनभाषा लोक सुरों की पुकार को शास्त्रीय जड़ों से सीधे जोड़ रही थी। यह मेल इस कदर फला फूला कि खुद नादिर शाह जब लूट पाट करने के लिए आया, तो वो कई गवनहारियों को उठा के ले गया दरबार से और उनसे गाना सुनता रहा। अंतिम मुगल शासकों में 2 बादशाह इस क्रम में खास भागीदार हैं और दोनों ही पतनशील और बहुत ही ढीले ढाले किस्म के थे। पहले थे अपने मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले 1719 से 1748, और दूसरे थे शाह आलम जिनकी सल्तनत थी अत दिल्ली तो पालम, वो 1759 से 1806 तक। दोनों ने ही युगांतरकारी राजनीतिक हलचलों के बीच शुतुरमुर्ग बनना पसंद किया था। सक्रिय राजकाज और आडंबरी प्रशासनिक फारसी का जुआ शाही गर्दन से उतरा ही नहीं, जैसे ही उतरा पंजाब से मिथिला तक, कश्मीर से सतारा तक सामंती कुलीन समाज का दिल भी बेझिझक बन गया और जनभाषा के छंदों, दोहा, घनाक्षरी, कवित्त, सवैया और लोकगीतों के कसे हुए सहज पकेपन का स्वाद लेने लगा। इस उदार सरपरस्ती का फायदा उठाकर ब्रिज, अवधी और उर्दू से लैस कलावंत और कवि लोक संगीत को मार्गी संगीत और कविता को लोक लय से पुष्ट साहित्य की तरफ तेजी से ले जाने लगे। फारसी संस्कृत की अभिजात जकड़बंदी से मुक्त होकर बोलियां, तमाम लोक मुहावरे, कहावतें और रूपाकार अब सामने आने लगे और बरास्ते, छावनी बाजार, गनानखाना, हरम की औरतों और उनके बीच रहने वाले रुहेलखंड, अवध, पटना, दरभंगा, बनारस आदि के सामंती सरदारों, रसिक जनों का इस बोली से, जिसे कोई भाका कह देता था, कोई हिंदवी या उर्दू, एक गहरी आत्मीयता और सहजता का नाता बनता चला गया। घनानंद सदानंद अदारंग की ब्रजभाषा के कसक मसक भरे छंद रागीदारी बंदिशें देखिए, एकदम ठेठ हैं, न वो संस्कृत की कर्जदार हैं न फारसी की।
रीतिकाल की रचनाओं में वे एक नया बौद्धिक श्रृंगार रस सामने लाती हैं जिसका मोल अभी किया जाना बाकी है। यह श्रृंगार रस यौन शुचिता के प्रतिगामी आग्रहों से मुक्त था। अफसोस कि बात को विक्टोरियाई मध्यवर्ग की मानसिकता से ये सारी बंदिशें और कविताएं मुफ्त हुई बदनाम और अचर्चित रह गईं। हमारे बेतरह बातून लेकिन आलसी संगीत शास्त्रियों और भाषा विद्वानों द्वारा उन संगीत की बंदिशों का नस्तलीक लिपि से नागरी हरफों में भाषाई परिमार्जन, संपादन और प्रकट का मूल्यांकन अभी होना बाकी है। लक्ष्मीधर मालवीय ने कुछ मायनों में देव और बिहारी के साथ न्याय किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रचनाकार, वाग्यकार, कवि हैं जिनका सही मूल्यांकन हम अभी नहीं करते हैं। हम यही कह के छुट्टी पा लेते हैं कि ये रीतिकालीन संगीत है या रीतिकालीन कविता है, इसका कोई छिछला और सतही है, लेकिन उसका राजनीतिक और समन्वयवादी जो महत्व और वजन है उसका हम अनदेखा नहीं कर सकते। दिल्ली के पतनशील बादशाहों में मोहम्मद रंगीले शाह फितरतन रंगीन मिजाज दिल रखते रहे। संगीत कल्पद्रुम में जो बंदिशें हैं उनमें मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले के फिक्रे वाली राग कल्याण की किराना वाल ने बंदिश मशहूर बना दी, बाजो रे बाजो मंदलरा। ये भी कहा जाता है कि ऐसी कई संयुक्त नाम वाली बंदिशें जो कालांतर में आश्रयदाता बादशाह की ब्रांडिंग बतौर कलाकार करती थीं, रचकर ही वाग्यकार सदारंग से लेकर रहीम तक अपने रूठे हुए बादशाहों को मनाने में कामयाब हुए। ये एक तरह का सदका वो देते थे बादशाह को कि चलिए हम आपका नाम इसमें बंदिश में डाल देते हैं, हुजूर की इनायत बनाए रखें। क्या कहें, जीना तो हम सबको है ही। और फिर वो बादशाहों की गुड बुक्स में दोबारा शामिल हो जाते थे। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात। ये संयोग नहीं था कि पूरब के साकिनों से विरक्त होकर खुद को उजड़े दयार का रहने वाला बताने वाले मीर के समकालीन कवि घनानंद रंगीले के मुंह लगे कवि गुरु सदारंग के करीबी होने से दरबार का वरद हंस पा गए। अब ये जो कहा जाए क्रोनी कैपिटलिज्म का एक प्रकार आप चाहे तो कह सकते हैं, क्रोनी म्यूजिक का एक प्रकार ये था कि घनानंद की दोस्ती सदारंग से, सदारंग अपने हमारे रंगीले बादशाह के दरबारी, और इन दोनों की दोस्ती की वजह से उन्होंने कहा हुजूर मेरा एक दोस्त है कविता करता है, अब देख लीजिए कहाँ होगा। तो ये भी दरबार में बैठ पा गए। बात को घनानंद आशिक मिजाज तो थे ही, एक नर्तकी सुजान उसका नाम था, उसके प्रेम में गिरफ्तार होकर एक गुलफाम साहब दरबार से बर्खास्त हुए और दुखी होकर वृंदावन चले गए। वृंदावन में किस्सा ये सुनने को मिलता है कि जब नादिर शाह के सैनिक दिल्ली उजाड़ रहे थे तो एक दस्ता वृंदावन भी आया। उनको पता चला कि ये बादशाही दरबार में रह चुका कवि है। उन्होंने सोचा इसके पास कुछ नहीं तो कुछ एक अशरफियों की थैली और मोहरें तो होंगी ही। खैर ये उनको हाथ तो कुछ नहीं लगा, तो वो पहुंचे वहां पर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जर जर जर, मैंने हमको सोना दो सोना दो सोना दो। तो कहते हैं कि अब तक दुनिया से मुंह मोड़ चुके घनानंद ने एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा रज रज रज, सब जो सोना है ये है, रज है। और वो सैनिक इतना नाराज हुए, उन्होंने सोचा मतलब बादशाह के दरबार में आप लतीफ़ा कहिए तो गर्दन बच सकती है, लेकिन सेना के सामने अगर आप परिहास रसिकता दिखाएंगे तो आपकी गर्दन नहीं बचेगी। बहरहाल घनानंद दंत कथाओं के अनुसार इस तरह मारे गए। रंगीले को कवियों की सोहबत अंत तक प्यारी रही, उतनी ही जितनी मुगल कला के चितेरों और लोक संगीतकारों की। आप अक्सर देखेंगे कि उस समय के जो चित्र हैं, उनमें जो राग रागिनियों के चित्र हैं, उसमें जो बिंब हैं वो बहुत और जो बिंब हैं जिन रंगों का प्रयोग है, जैसे एक अभी मैं देख रही थी कि वो उड़ी गुड़ी लखीलाल की अंगना अंगना माह वाला जो दोहा है, उस पर इतना सुंदर एक चित्र है और वो लाल रंग की गुड़ी ऊपर उड़ रही है और उसका लाल रंग का बिंब फर्श पर पड़ रहा है और उसमें बड़ी तटस्थता से अंग्रेजी में चस्पा कर दिया गया था, a court lady looking at a kite reflected on the floor of the harem। तो anyway, ये हुआ। जितने कमजोर सुल्तान थे उतनी ही रसरंग की उड़ान भरते थे। कुछ ही दिनों के लिए बादशाह बने अजीज अल दीन आलमगीर खुद अपनी बादशाही पर बंदिशें बनाए बनवा गए। हिंद में आनंद भयो कोटि दुर्जन गए, बैठे तखत वली आलमगीर साहब। मैंने अपने ही उन्होंने कसीदे पढ़वा लिए।
दिल्ली पर तख्त में 1759 में आए शाह आलम तब तक बैटल ऑफ पटपड़गंज में उनके मराठा और फ्रेंच सरदारों के सैनिक जनरल लेक की अंग्रेज टोली से हार चुके थे और मुगलिया बादशाहत सिमट गए। सो राजकाज की सांसारिक भवबाधाओं को मेटकाफ साहब और डेविड अख्तर लोनी साहब को सौंप कर शाह आलम खुद कला में गहरे बैठ गए। प्रचलित लोक छंदों के अलावा खुद बादशाह ने महिलाओं के लिए मांगलिक गान तक रचे, जैसे वर्ज द्विअर्थी अर्थों में सीठने यानी गाली जो औरतें गाती हैं, और होरा। फारसी उर्दू ब्रिज भाषा में वो क्रमशः आफताब और शाह आलम नाम से लिखा किए। 19वीं सदी के उन्हीं दिनों में नवाब दरगाह कुली खां ने किताब लिखी संगीत पर, और जिसमें सदारंग की दो और पट्टी शिष्याओं धन्नाबाई पन्नाबाई की चर्चा है। धन्नाबाई न सिर्फ उत्तम गायिका थी, शास्त्रज्ञ वाग्यकार थी और उसने कई नए राग भी रचे थे। ये राग कौन से थे, वो बंदिशें क्या थीं, औरतों के मामले में हमारे प्रशंसा कर्मण समाज ने इन ब्योरों को करीने से उस तरह नहीं बचाया, उतना भी नहीं बचाया जितना सदारंग अदारंग की रचनाओं को। 20वीं सदी में जब बंदिशें बटोरने के लिए भातखंडे पंडित निकले, उन्होंने भी सीधे पुरुष गायकों, उस्तादों और पंडितों की तरफ रुख किया, महिलाओं से पूछा भी नहीं। किया होता तो शायद हमारी संगीत ग्रंथावली में कुछ नए और सरस अध्याय और जुड़ जाते। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी तबीयतन कवि थे और जफर तखल्लुस से, आप लोग जानते हैं, शायरी करते थे। मूलतः फारसी में लिखने वाले, लेकिन अब नफासत और कसावट भरी उर्दू को गालिब और ज़ौक़ जैसे शायरों की कलम ने और समृद्ध किया था और उर्दू अब नए पैमाने रच रही थी। उधर लखनऊ में भी तख्त पर निहायत रंगीन तबीयत वाजिद अली शाह थे। कदर पिया, सनद पिया, प्यारा साहिब मटिया बुर्ज वाले उनके प्रिय गायक थे। उनकी बादशाह की नासमझी और अंग्रेज़ों की समझदारी से गांवों पर डकैतों और शहरों पर कुटनियों का कब्जा हो चुका था। लिहाजा अवध की शाही महफिलें रहस्य लोक प्रकारों में रुचि लेने लगी, जो बात को नौटंकी के रूप में पककर तैयार हुई। वाजिद अली शाह उर्फ अख्तर पिया अपने महल में प्यारी हरम वासिनियों के साथ तरह तरह के रास लीलाएं करते रहते थे। कृष्ण का किरदार उनको बहुत भाता था, इतना अधिक कि उनके कोर्ट पोएट अमानत अली खान ने उनकी जिद पर भाखा का पहला ओपेरा इंदर सभा लिखा। रचना में सुर भरने को उस्तादों का होना जरूरी हुआ, लिहाजा शक्कर खान, उनके बेटे मोहम्मद खान, हद्दू हस्सू की जोड़ी सरोदिया सादत खान, नन्हे खान, पखावजी कुदौ महाराज सरीखे नाजुक दिल गायक वादक स्वतः आन जुटे। पर 1856 में जब इस कला संरक्षक बादशाह को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दरबदर कर कलकत्ते भेज दिया, तो कुछ लोग तो उनके साथ मटिया बुर्ज जाकर बंगाल की शोभा बढ़ाने लगे। शेष गायकों वादकों में से कोई सिंधियाओं के ग्वालियर दरबार जा पहुंचे, अब्दुल करीम साहब मीरठ चले आए, ग्वालियर वाडोदरा के समृद्ध राजघराने भी ख्याल गायकी के बड़े वाग्यकारों के नए घर बने। अब बादशाह का असर था या मौसम का कि अंग्रेजों पर भी धीरे धीरे फारसी, उर्दू और प्राच्य परंपरा का नशा चढ़ने लगा। अख्तर लोनी, जिनको दिल्ली का काम दिया गया था, वो अख्तर लोनी बन गए। मुगल बादशाहों के जैसे चोगे पहनने लगे, हुक्के गुड़गुड़ाने लगे और उन्हें 2-3 उपपत्नियां रख ली और उनके यहाँ भी मजलिसें सजने लगी। दिल्ली वाले खुश हुए। बहरहाल 1846 में सर सैयद ने मेटकाफ साहब के कहे से दिल्ली की पुरातन इमारतों पर असरुल सनादित लिखी और उनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मानद सदस्य बनाया गया। बादशाह की आखिरी घड़ियों में गरीबी की पृष्ठभूमि से इस पेशे की मार्फत असुरक्षित माहौल के बीच गायक वादक सच में बिछड़े बछड़े बनकर घूमने लगे। किसी तरह गुण के बूते दरबार में आए, तब के यह गायक वादक अक्सर निरक्षर या अर्ध साक्षर थे। रईसों की उदारता से अपने प्रतिभावान चेलियों को सामने बिठाकर संगीत की धरोहर उनको दे सकते थे। अलबत्ता विस्तार से अगली पीढ़ी को समझा पाने के लिए उस ज्ञान के मूल दर्शन और स्वरों के श्रुत्यानुसार बने जटिल रूपों की विधिक जानकारी उनको कम ही थी। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक, दत्तिलम या भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को तर्क सम्मत बनाकर
अपने युग के संगीत को जोड़ने का कोई प्रयास उस समय दुर्भाग्य से नहीं किया गया। अक्सर इस सवाल का तर्कसंगत जवाब देने की बजाय गुरु लोग शिष्य को रोक की नली से पीट देते थे या डांट करके हमारे घराने में ऐसा ही होता है कहकर चुप कर देते थे। पेशेवर गायकों की प्रति भी उनके मन में अवहेलना थी। उनको तो वो मोटी फीस लेके ही सिखाते थे, लिहाजा उन बेचारियों की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि गुरु से सिर उठा के बात भी कर सकें। वो यही मानकर धन्य हो रहती थी कि उनको इतने बड़े घराने के उस्ताद की तालीम हासिल हो रही है और बड़े बादशाही घरानों के लोगों, शायरों, कवियों की रचनाएं बंदिश की बतौर मिल रही हैं। 19वीं सदी के अंत तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय समाज से गुजरता हुआ संगीत पर असर डालने लगा। 18वीं सदी के अंत में ऑन द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज के लेखक सर विलियम जोन्स का नाम परवान चढ़ा, जो इतिहासकार प्राच्यविदों की समीक्षा कहा जाए गुटबंदी में अग्रणी थे। उनकी समीक्षाओं से प्रभावित होकर संस्कृत, प्राकृत और भारतीय बोलियों के साहित्य से अलग थलग खड़ा हो गया उभरता हुआ मध्य वर्ग और व्यवसायी वर्ग 19वीं सदी में नए सिरे से भारतीय शास्त्रीय गायन पद्धतियों और प्रकारों को देखने लगा, लेकिन अंग्रेजों की आंखों से। घरानेदार संगीत, डेरेदार तवायफें उनके साजिंदे सामने थे और तालीम अभी भी सीना दसीना मिल रही थी, पर अंग्रेजों के साथ लगातार उठने बैठने वाले मध्य वर्ग के फैलने के साथ समाज की मनोवृत्ति बदलने लगी। पारसी इस बदलाव में अग्रणी थे। 1870 में मुंबई के एक पारसी व्यवसायी के.एन. काबरा ने पहली बार भारतीय संगीत प्रेमियों की एक सोसाइटी बनाई। ये मुंबई अब वाणिज्य व्यापार का नया केंद्र और मध्यवर्गीय पेशेवरों की नगरी बन गई थी, तो यहाँ पर नए पेट्रन्स आए। मजे की बात यह है कि पहले सामंतों के यहाँ गए, दिल्ली दरबार बर्खास्त तो अवध भागे, अवध और दिल्ली दोनों बर्खास्त हुए, तो कभी ग्वालियर, मीरज इधर उधर गए। अब वो भी जब क्षीण पड़ने लगे तो अचानक उनको मुंबई का महत्व समझ में आया, जहाँ नए पेट्रन्स, जिसे कहा जाए नए पैसे वाले लोग, नौदौलतिया लोग थे, जो बैठक शैठक कराने में कुछ रुचि ले रहे थे। अच्छा, अंग्रेजों ने भी इस वर्गीकरण को थोड़ी तवज्जो दी और जातिवादी रंगत दी। पुणे में सर जेम्स फर्ग्यूसन साहब की सरकार की प्रेरणा से एक मराठी मूलक, ब्राह्मण मूलक गायन समाज बना, जिसे युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स और ड्यूक ऑफ एडिनबरो का वरदहस्त मिला। उनको कितनी शास्त्रीय संगीत की जानकारी थी हम नहीं जानते, लेकिन मुंबई का जो नौदौलतिया वर्ग था वो उससे बहुत प्रभावित हुआ कि भाई प्रिंस ऑफ वेल्स और ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने उन पर वरदहस्त रखा है, कोई चीज़ होगी। ये तमाम गुट सर जोन्स के उस प्राच्यवाद से कमोबेश सहमत थे, जिसकी तहत भारतीय क्लासिकी संगीत सिर्फ और सिर्फ हिंदू सवर्णों की ही निर्मित था और उसका उत्स वेदों में था। पुराने संस्कृत ग्रंथों में दी गई रागदारी से वे सब लगभग अपरिचित रहे आए, क्योंकि जोन्स सरी के प्राच्यविदों ने सीधे गायक समाज से रिश्ता नहीं बनाया। पुराने ग्रंथों, संगीत दर्पण, संगीत पारिजात सरीखे ग्रंथों का संदर्भ जो ब्राह्मण पंडित उनको हासिल हुए उनसे लिया और उनकी नज़रों से सारे हिंदुस्तानी गायन को आंक कर नए रईसों के लिए उसे हिंदू संगीत बनाकर पेश किया। फिर भूरे साहब और भारत का नया शिक्षा जगत, नवजागृत ब्राह्मण समुदाय उसी थीसिस को सिर पर धारण करने लगा। उधर पूरब में भी हलचल हो रही थी। 1871 में पथुरिया घाट के बड़े जमींदार और कोयले के व्यापारी सौरींद्र मोहन टैगोर ने बंगाल एकेडमी ऑफ म्यूजिक खोली। वाइसरॉय डफरिन साहब और उनकी मेम साहिबा इसके अध्यक्षीय, संरक्षक, हाई प्रोटेक्टर घोषित हुए। देखिए, सौरींद्र मोहन जी खुद संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, संस्कृत भी जानते थे, ग्रंथ भी पढ़े थे और भातखंडे जी ने भी उनको, जो कि ही वॉज ए वेरी हार्ड टू प्लीज पर्सन, भातखंडे जी ने भी उनको तमगा दिया है कि हाँ, एक व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो वैज्ञानिक दृष्टि से संगीत पर सोचते हैं। लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ी कि वाइसरॉय डफरिन साहब और उनकी मेम साहिबा को अपनी एकेडमी ऑफ म्यूजिक का हाई प्रोटेक्टर घोषित करवाएं। ये राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है और ये हर युग में होती है, ऐसा नहीं है कि तभी हुई। मुँह क्या बिचकाना, हमारे समय में जो हो रहा है वो भी हो रहा है। गुजरात में भी हलचल बढ़ने लगी। 1899 में वडोदरा राज दरबार काफ़ी आगे बढ़ा और वहाँ पर महाराज सयाजी राव ने संगीतकारों के लिए एक अलग विभाग और नियामक और नियमावली, कलावंत खात्याचे नियम जारी किए।
तो अब संगीत के ब्यूरोक्रेट सामने आ गए। इसके पहले ब्यूरोक्रेट बने एक संगीतविद पहलवान मौला घिस्से खान। घिस्से खान ने संगीतकारों को पहला काम किया, ब्यूरोक्रेट्स की तरह श्रेणियों में बांटा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और उस हिसाब से दरबारी महफिली गायन वादन के अलग अलग रेट तय किए और ये भी प्रावधान बनाया कि हर गायक वादक नियमित रूप से इस खाते को भरेगा, इसके नियमों का पालन करेगा और नियामकों को सलाम बजाएगा, पहले उनसे मंजूरी लेगा, फिर उसको दरबार में पैठ मिलेगी। तो घिस्से खान का वजन आप जानते हैं काफ़ी बढ़ गया, इस लिहाजा जब बड़ौदा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुला संगीत का तो घिस्से खान उसके प्रिंसिपल बने। आज के उच्च शिक्षा शोध संस्थानों की तरह ऐतिहासिक साक्ष्य सहित लिखे गए शास्त्रों और बड़े उस्तादी शिक्षकों की अब भारी कमी सामने आई। आज ही मैं पढ़ रही थी कि हमारे यहाँ 33% उच्च शिक्षा संस्थानों में फैकल्टी नहीं। तो हिंदुस्तान में हर युग में ये होता रहा है कि परिसर बन जाते हैं, कॉलेज बन जाते हैं, उनके प्रिंसिपल नियुक्त हो जाते हैं और जो बादशाह या राजा हैं या सामंत हैं उनके आसपास के लोग अपने बच्चों को वहाँ भेज भी देते हैं। फिर ढूंढा जाता है कि फैकल्टी ले कहाँ से लाएं, तो ये पता चलता है कि भाई बड़े स्कूल खुल गए हैं, संगीत की फैकल्टी कम पड़ रही है। समाज में क्षेत्र जाति कुलीनता के आग्रह भी कम तो हुए थे लेकिन बहुत नहीं, और लड़कियों युवतियों पर सामाजिक जकड़बंदी कायम थी। इसके लिए लड़कियों के लिए अलग संगीत विद्यालयों की बाध्यता बनी। उधर राजनीतिक तौर से अंग्रेजी शासन के नीचे राजनीतिक आग्रहों के तहत तमाम स्तरों पर हिंदू मुस्लिम समाज को बांटो और राज करो की योजना की तहत बढ़त मिलने लगी। अच्छी बात यह थी कि कला के इलाके में तब भी हिंदू मुसलमान का विभेद कायम नहीं हुआ और घरानेदार संगीत में तो बिल्कुल नहीं। लखनऊ, पटना, बनारस, ग्वालियर, बड़ौदा के साथ ही नए औद्योगिक विकास से जुड़े कलकत्ता, मुंबई भी एक नव हिंदू सुधारवाद, शास्त्रीय प्रयोग धर्मिता के एक साथ बड़े केंद्र बने। लेकिन उनको भी शीघ्र ही पता चल गया कि बड़े बड़े उस्ताद जितने मुस्लिम हैं उतने हिंदू हैं। अगर आप सचमुच में अच्छा शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं तो आपको जाति धर्म के आग्रह त्यागने होंगे। शुरुआती दौर में अंग्रेजों की बनाई महानगरियों में एक और दिक्कत पेश आई। नेटिव बाबुओं को जिमखाना क्रिकेट क्लब की सदस्यता तो मिलनी दूभर थी। इन बड़े साहबों के क्लबों में बड़े देसी कलावंतों के लिए कोई इज्जतदार रिहायशी स्पेस या प्रदर्शन के मंच भी नहीं थे। इस पर विक्टोरियाई मानसिकता तले नॉच गर्ल्स के सार्वजनिक कला प्रदर्शन पर बहुत सारी मेमें भारत आकर लोगों को आगाह कर रही थी कि ये तो बड़ा पतनशील मामला है, आप लोगों को भले घर की महिलाओं को दूर रखना चाहिए इससे वगैरह। 19वीं सदी तक मोटी तौर से अंग्रेज शासक वर्ग और उसके नेटिव सदस्यों के बीच शास्त्रीय संगीत की समझ या आग्रह काफी सतही और नस्लवादी दिखाई देते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, अधिक शोध करने वाले बताएंगे, पर मोटी तौर से मुझे यही मंजर दिखा है। फिर भी धीमे धीमे संगीत की सरिता ने महानगरों में अपने लिए नए किनारे काट लिए। प्राच्यविदों के बीच घरानेदार संगीत में मुसलमान उस्तादों के महती योगदान की अवहेलना तो हुई, लेकिन आगरे के शेर खां साहब, नत्थन साहब से लेकर अल्लादिया खां साहब, अब्दुल करीम खां साहब तक नामी गिरामी उस्तादों को सादर न्योता गया, महफिलें देते रहे। इसके अलावा ताराबाई शिरोदेकर, केसरबाई, मेनकाबाई या मुगूबाई जैसी बड़ी पेशेवर गायिकाओं और कुछ बड़े सेठिया घरानों की रक्षिताओं को तालीम देने की एवज में इन उस्तादों की भी ठीक ठाक कमाई होने लगी। उन बेचारों ने फिर अपने अपने परिवारों को भी बुला लिया। धीमे धीमे उनके अन्य रिश्तेदार साजिंदे भी शहरों में, मुंबई में सपरिवार आन बसने लगे। रागदारी के जीनियस अल्लादिया खां साहब, आगरे के फैयाज खां साहब, मीरज के अब्दुल करीम खां साहब, कुछ नामी उस्तादों की बड़े वकीलों, कंपनी मालिकों, उद्योगपतियों के घर में निजी महफिलें बुलाई जाने लगी। इन महफिलों और पैसा देने वालों की रुचियों के अनुसार गायकी के पुराने रात रात भर चलने वाले तरीके बदलने लगे। संगीत के दंगल और गायन की सीमाएं भी अब धीमे धीमे बदलने लगी और नए संरक्षकों की आदतों और उनकी इच्छानुसार कब, किस तरह से, कितनी देर तक कौन गाएगा, किस क्रम में गाएगा, ये तय होने लगा। घरानेदार संगीत और उसके शिरमौरों का नाम बड़े राजघरानों में फैला तो छोटी छोटी रियासतों
अपेक्षाकृत छोटी रियासतों पटियाला, जामखेड़, इचलकरंजी, कोल्हापुर आदि से भी महफिलों के न्योते आने लगे और भरपूर पैसा और इनाम मिलने लगा। शास्त्रीय संगीत में जागती रुचि के चलते संगीत के प्रचार प्रसार से में नया प्रोफेशनल मध्य वर्ग अब और अधिक उत्साह से जुड़ा। नए म्यूजिक क्लब और मंडलियां बनी, तालीमी स्कूल खुले। 1880 में सयाजी राव ने लड़कियों के लिए संगीत शाला खुली। और फिर आते हैं दो महान गुरु महाराष्ट्र से, एक तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और दूसरे पंडित भातखंडे, जिन्होंने सही तरह से शास्त्र सम्मत तरह से संगीत की बंदिशों और रागदारी की तालीम के लिए पुस्तकें तैयार की और दूसरी तरफ मध्य वर्ग की घरों की महिलाओं लड़कियों तक संगीत को पहुंचाने के लिए संगीत शालाओं की रचना की। भातखंडे जी, जैसा उनके टैगोर परिवार के अपने भरोसेमंद गुणी मित्र गौड़हरि टैगोर को लिखे पत्र से जाहिर है, मूलतः राजनीति और संगीत को अलग रखने के पक्षधर थे। वे पश्चिमी संगीत के अलावा पुराने संस्कृत ग्रंथों के अध्येता और जानकार भी थे और जल्द समझ गए कि जोन्स महोदय की थीसिस संस्कृत के चंद गिने चुने ग्रंथों और वाराणसी के संगीत के ना जानकार पंडितों से चर्चा पर ही आधारित थी। समसामयिक गायक वादकों से गहरे विमर्श की बीज तैयार नहीं की गई थी, इसलिए वह व्यावहारिक भी नहीं थी। साथ ही वह संगीत के ईरानी, अफगानी और लोक संगीत प्रकारों के बीच 600 वर्षों से होते आए संकरण और संविलयन कोल्ड फ्यूजन से भी नावाकिफ थी। जल स्तर पर भातखंडे हिंदू इतर पारसी संगीत रसिकों के गायन उत्तेजक मंडली जैसे संगीत पारखियों से भी जुड़े और वहां 1890 से 1905 तक उन्होंने कई विचार उत्तेजक व्याख्यान दिए जो आज भी पढ़ने योग्य हैं। उन्होंने कई मतभेदों को नकारा और सीमाओं के बावजूद संगीत की बंदिशों का अंग्रेजी के स्टाफ नोटेशन पद्धति से संकलन और राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों का एक विचारोत्तेजक तरतीबवार सिलसिला 1916 से शुरू किया। इस मोड़ पर तक आते आते घरानेदार संगीत में एक बड़ा अवगुण घर कर गया था। वो ये कि उस्ताद बहुत इनसिक्योर थे, क्योंकि एक तो वो अर्धसाक्षर या निरक्षर थे, दूसरे गरीबी की ठोकरें खाते खाते अभाव तंगी से जूझते हुए कभी यहाँ तो कभी वहाँ, फिर तरह तरह के संरक्षकों की झगड़े झेलते हुए, जिद झेलते हुए वो काफी अंतर्मुखी और टची हो गए थे। तो अपनी बंदिशों रागदारी को गोपनीय रखने का उनमें एक विलक्षण गुण था। भातखंडे जी ने देश में घूम घूम कर हर घराने के उस्तादों गुरुओं के सामने बैठकर बहुत धीरज भरे वैज्ञानिक तरीके से साम दाम दंडभेद सब अपनाते हुए शास्त्रीय गायन की बिखरी संपदा को छुपे हुए तलघरों से उबारा और लिखित नोटेशन का रूप देकर 1915 में गीत मालिका और 6 खंडों की क्रमिक पुस्तक मालिका छपवा कर उस गुप्त माल को सर्वसुलभ बनाया। अब इसकी निंदा तो काफी लोग करते हैं, उनका कहना है कि स्टाफ नोटेशन जो है वो टेम्पर्ड स्केल पर बनते हैं, उसमें हमारी जो श्रुतियां हैं उनके आंदोलनों के लिए जगह नहीं है इत्यादि। लेकिन इतना भी वो कर गए महाराज, नहीं तो आज तो हमारे पास कितनी मुट्ठीभर बंदिशें बची होती और वो भी फिर घरानों के पतन के साथ ही बिखर चुकी होती। बड़े संगीतकार स्टाफ पद्धति और पेटी बाजे को जो टेम्पर्ड स्केल से चलते थे और श्रुति सम्मत नहीं थे लेकर काफी समय तक अनबने रहे। लेकिन आज तो पेटी बाजा सब जगह बजाया सुना जाता है और कंपनी करता है, और अब तो उसके बिना कंठ खुलते नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे आ गए हैं ऊपर से, सो भरी करे करतार। भातखंडे जी के समकालीन पंडित विष्णु दत्तात्रेय पलुस्कर जी 3 मूल लक्ष्य लेकर चले। एक था संगीत को सर्वसुलभ बनाना, 2 भक्ति संगीत का पुनरुद्धार कर उसे भारतीय समाज की व्यापक धार्मिक चेतना स्वराज आंदोलन की राजनीति के बीच एक पुल तैयार करना, और 3 यत्न से संगीत शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा केंद्रों की एक देशव्यापी चेन गांधर्व महाविद्यालय के रूप में तैयार करना। 1901 में उन्होंने लाहौर में सबसे पहला गांधर्व महाविद्यालय बनाया। खुद वे अभावों की आंच में तपे दृष्टिहीन संगीतकार और बापू के पट्टे शिष्य थे। 1921 में अहमदाबाद और 1923 में काकीनाडा के कांग्रेस महासम्मेलनों में उन्होंने सक्षम भागीदारी की, बापू के अंगरक्षक बन के।
इतनी भीड़ आ जाती थी, बापू को देखते ही इतनी भीड़ उमड़ जाती थी कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने कांग्रेस के वर्कर से कहा आप तो दूर रहिए। खुद वो एक तारा लेके बापू के आगे आगे रघुपति राघव राजाराम गाते हुए चलते थे, और सारे लोग जनता जब हाथ जोड़ के झूमने लगती थी तो बापू मंच तक पहुंचा दिए जाते थे। काकीनाडा कांग्रेस महासम्मेलन में एक और मजेदार चीज हुई 1923 में। उस साल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, और वैसे वो बहुत उदारवादी थे, लेकिन 1923 तक जो राजनीतिक स्थितियां बन रही थी, अपनी राजनीति की शतरंज में उनको संगीत अखरने लगा, क्योंकि सुन्नियों के लिए वो उसके लिए बाबत मनाही थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि बापू की प्रार्थना सभा तो होगी, लेकिन उसमें वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो पलुस्कर जी धड़धड़ाते हुए अपने शिष्य का कंधा पकड़ के स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने खूब जोर से उसको डपट दिया और कहा कि ऐसा कोई संगीत का भी कोई धर्म या पार्टी नहीं होती, हम बापू के लिए आए हैं, हम सब यहाँ बापू के लिए आए हैं, बापू निर्णय करेंगे कि बाजे बजेंगे कि नहीं। बापू ने कहा बजाओ भाई बजाओ, तो पेटी भी बजी, तबला भी बजा और एक तारा भी बजा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उस समय की राजनीति और आज की राजनीति के बिंदुओं को जोड़ने में शायद आपको मदद करें। दरअसल भारतीय राज समाज के जाति वर्ग प्रधान नियमों के प्रति समय को समझते हुए उन्होंने भातखंडे की तरह विद्रोह नहीं किया, क्योंकि उनका मूल लक्ष्य था संगीत को जनसुलभ बनाना। उसके लिए पैसा भी चाहिए था और उसके लिए संरक्षक चाहिए थे, जमीन चाहिए थी, जायदाद चाहिए थी जहाँ पर ये कक्षाएं नियमित रूप से चलें, और उसमें पढ़ाने वालों को देने के लिए नियमित रूप से वेतनमान और छात्रों से वृत्ति भी लेना था। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने सुलहवादी नजरिया अपनाया, जिसके बिना उस युग में कोई भी बड़े आधार वाला काम करना असंभव था। कुल मिलाकर उनको बहुत सारे मुद्दों पर खारिज या दंडित किया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी संगीत की समझ रखते हैं, खासकर संगीत के शास्त्र को आज के संदर्भों में समझना चाहते हैं, उनको इनके प्रति गहरा आभार रखना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं आज कि गांधी जी में संगीत की गहरी समझ न होने के बावजूद पारंपरिक भारतीय संगीत की संप्रेषण की ताकत की एक विलक्षण समझ थी। बापू ने सहजता से ये बात समझ ली कि भक्ति संगीत से घिरे हुए बृहत्तर भारतीय समाज से प्रार्थना सभाओं तक किसी भी विशाल जनसमूह को संगीत की ध्वनियों के आलोक में आसानी से खड़ा किया जा सकता है, और उससे वह राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा जो अखिल भारतीय एक सूत्रता का सूत्रपात करेगा। बापू से संगीत के जुड़ाव का इतिहास हमको अक्सर दंत कथाओं की तरह टुकड़ा टुकड़ा रूप में मिला। 1926 में बापू ने प्यारेलाल जी से, उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है, कहा था कि संगीत के बिना स्वराज असंभव है। जहाँ संगीत नहीं, जहाँ हारमोनी नहीं, वहाँ एक सूत्रता कैसे होगी। ये विलक्षण समझ है। एक अचानक जैसे किसी जीनियस के दिमाग में अचानक समझ आ जाती है कि स्वरों में भी साम्य होना चाहिए। आप ऑडू राग गाएं या सातों सुरों वाले राग गाएं, स्वरों में साम्य नहीं होगा तो बेसुरा राग हो जाएगा। जहाँ स्वरों का सामंजस्य नहीं, वहाँ संगीत नहीं, अर्थात सांगीतिक सामंजस्य ही असली स्वराज्य की शुरुआत है। कैसा अद्भुत विचार है। मस्ती से रघुपति राघव राजाराम गाती स्वराजियों की मंडली दांडी जैसी यात्रा कर गई और अंग्रेजों की राजकीय दमनकारिता को निहत्थी चुनौती दे गई। इतनी बड़ी चुनौती। 1925 में कुछ संगीतकारों ने बापू के आगे डरते डरते प्रस्ताव रखा कि हम आपके लिए सितार बजाना चाहते हैं जब आप चरखा काटते हैं। तो बापू ने स्लेट में लिखा कि आज मेरा मौन दिवस है, बहरहाल तुम बजाओ, मैं अपना काम करूंगा। बापू तो खरी बात कहते थे, लेकिन अपनी डायरी में उन्होंने बात को लिखवाया कि उस दिन का उनका सूत बहुत महीन और अधिक काता गया, क्योंकि संगीत से उनकी लौ लग गई थी। वे स्वीकार करते हैं कि महिलाओं की जिस भौतिक मानसिक रचनात्मकता की ताकत पर उन्होंने अपने बचपन में घर की महिलाओं को गाते सुना था और उनकी माता के गाए भजनों के स्वरों को आत्मसात किया था, वह संगीत की थाती एक विलक्षण तरीके से स्वराज आंदोलन से जुड़ती है, जिसमें टैगोर से लेकर भगत सिंह और जावेद अख्तर शरीफ कवि भी आज तक अपनी तरफ से कुछ कुछ नया जोड़ रहे हैं। इस दृष्टि से ये भी अनायास नहीं था कि पारंपरिक गायिकाओं ने काशी में 1921 में कवायद संघ बनाया और आज़ादी आंदोलन से निकले असहयोग आंदोलन से अपनी जमात को जोड़कर उसमें नियमित रूप से स्वराज फंड में चंदा देने लगी। संगीत को समाज में सम्मान दिलाने का काम
काफी हद तक धार के विपरीत जाने जैसा था। पर 1920 के आसपास समाज की नई उपेक्षिता लेकिन हुनर की कमाई से आत्मसंभव बनी महिलाएं भारत की आज़ादी आंदोलन और गांधी के आदर्शवाद से जुड़ गईं। गांधी जी ने कहा, ये गवनहारियां भी भारत की जनता का ही एक आत्मीय अंग हैं। लिहाजा उन्होंने गौहर जान को बुलवाया और अपनी हुनर की मदद से आंदोलन के लिए चंदा जुटाने को एक खास मुजरा करने की मांग की। और उन्होंने गौहर ने ये किया। ये बात और है कि गांधी जी नहीं पहुंचे तो उन्होंने आधा पैसा काट लिया, कहा बापू ने मेरा पूरा अपना वादा पूरा नहीं किया, और आधा पैसा बहरहाल फंड में दिया। लेकिन एक तरह का जातिवाद और गैर महिलावाद गांधी जी के बाद और उनकी मौजूदगी में भी कायम था। उदाहरण के लिए केसरी के अनुसार 1912 तक 200 कुलीन पुरुषों के साथ खोले गए मुंबई गांधर्व महाविद्यालय में 1304 छात्र थे, जिसमें से 1074 पुरुष और मात्र 231 महिलाएं थीं। उसमें भी पारसी महिलाओं की तादाद गैर पारसी यानी हिंदू महिलाओं से अधिक थी। मुस्लिम या अवर्ण छात्र उनमें नहीं था। किस वजह से, ये हमारे पास इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। याद रखना होगा कि शायद इसीलिए इन महाविद्यालयों को आर्य समाज और सनातन समाज जैसी संस्थाओं की भी मदद मिली, जो बृहत्तर समाज को इस संदिग्ध रही कलाधारा तक खींच लाए। तो कुछ दो और कुछ पाओ, इस तलवार की धार पर चलने का काम भातखंडे जी और पलुस्कर जी करते रहे। इस बीच आया रिकॉर्डिंग उद्योग और वो जंगी काम कर गया संगीत की सुरक्षा के लिए। उस जमाने में जब एक न्यूज़पेपर एक आने का बिकता था और औसत भारतीय की उम्र 22.9 साल होती थी, 3 रुपये और 12 आने में 1 मन मोटा चावल मिल जाता था। उस जमाने में एक रिकॉर्ड 2-2.25 रुपये तक का बिका और बाद को उसका दाम 3 रुपया हो गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी समृद्धि, नई समृद्धि और रुझान का सूचक था। फोनोग्राफ, जिसे फोनोग्राफी या बाजा कहते हैं, चाबी वाला बाजा कहते हैं, वो 20 से 40 रुपये में बिकना शुरू हुआ। 1906 में पाखे ने बेका रिकॉर्ड कंपनी मुंबई में खोली और वल्लभ दास रणछोड़दास उसके भरोसेमंद कारकुन बने। 1902 से गौहर जान ने रिकॉर्ड में अपनी आवाज़ भरमाना शुरू किया और धीमे धीमे और गायिकाएं भी आई और इससे ये एक नया कमाई का क्षेत्र तवायफों के लिए, घरानेदार गायिकाओं के लिए खुलने लगा। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने जब ये रिकॉर्ड बाजार में उतारे, इनको भरोसा नहीं था अंग्रेजों को, जर्मन ज़्यादा थे उसमें, कि ये बिकेंगे, लेकिन वो जिस तेज़ी से गायब हुए, खासकर कलकत्ते में और बंगाल में, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट हमारे आगे खुल गया है। लिहाजा धड़ाधड़ रिकॉर्ड कंपनियां भारत में खुलने लगी और उसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, गुरमुखी और फारसी के गाने रिकॉर्ड होने लगे। डॉक्टर हरनाम दास ने रामचरितमानस रिकॉर्ड कराई, रहस्य मंडल पूरा जो था वो रिकॉर्ड किया गया। 15 हिंदी, 20 पर्शियन, 5 उर्दू, 2 अरबी और 2 गुरमुखी रिकॉर्ड पहली खेप में जारी हुए और हाथों हाथ बिके। फिर सिलेंडर का ज़माना गया और फ्लैट डिस्क बर्डलाइनर कंपनी ने उतारी और उसका लोगो बना हिज मास्टर्स वॉइस का। तो अब्दुल करीम खान साहब ने कहा कि हम जिस कंपनी का बाजा कुत्ते सुनते हैं हम उसके लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो जो कुत्ता था उसका मैंने पता किया, उसका नाम था निपर्ट। निपर्ट जो थे वो जो उनके वहाँ पर जो काम करते थे साइंटिस्ट लैब में, उनके एक भतीजे थे, उनको विजिट करने आते थे अपने अंकल को, उनका कुत्ता था निपर्ट। और निपर्ट उन्होंने देखा कि जब वो बाजा बजता था और वो भोंपू सामने होता था तो चुपचाप बैठ के सिर टेढ़ा करके सुनता था। तो उन्होंने उसको अपनी कंपनी का लोगो बनाया। इस तरह से हिज मास्टर्स वॉइस की शुरुआत हुई। फिर एक फादर ई लाफोंट जो यूएस कॉलेज कैलकाटा में, उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखा कि बहु बाजार में इन रिकॉर्डों का डिस्प्ले होगा, यानी स्टेट्समैन में
खबर छपने लगी थी कि रिकॉर्ड कंपनियां उतर आई हैं मैदान में, आ जाइए जिसको हाथ आजमाना है। और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी, और वो भी करवाई एक पादरी से जिनका भी ठीक ठाक पारिवारिक और सामाजिक बैकग्राउंड आकर गया। हेमेंद्र बोस ने पहली बार स्वदेशी मार्केट खोला। ये उसी तरह हो रहा है जैसे हमारे यहाँ अभी भी हो रहा है। स्वदेशी मार्केट खोला और बंगाली, हिंदी, उर्दू और उड़िया में रिकॉर्ड उतारे। अक्टूबर 1902 में गाइसबर्ग और दिलनट, दो जर्मन साहिब लोग कलकत्ता आए और उन्होंने कहा लोगों से, अपने कुछ कारकुन, और उनसे कहा कि पता करो कौन कौन आज के बड़े नामी गिरामी गायक वादक हैं, हम उनके गाने भरना चाहते हैं। इसी के आसपास 1918 में जब दूसरी संगीत सभा हुई तो चतुर पंडित यानी भातखंडे साहब ने अनाउंस किया कि रामपुर के नवाब साहब, जिनको संगीतकार बहुत मानते थे, उन्होंने परमिशन दे दी है कि उनके घराने की जो नायाब, ध्रुपद, धमार और गोली की तानसेनी घराने की बंदिशें हैं, उनको चाबी वाले बाजे में भरने में कोई हर्ज नहीं। तो ये सारे जो तरीके थे कि किस तरह से इनको इम्प्रेस किया जाए और खुला जाए। गौहरजान पर लोग न्यौछावर थे ही। अपने जीवन के उत्तरार्ध में रिकॉर्ड उद्योग की वक़्त पहचान कर वो जुड़ गई। अनन्य गायिका के अनेक रिकॉर्ड हमें आज भी उपलब्ध हैं। जद्दनबाई, मेनकाबाई, सिद्धेश्वरी बाई ने भी बड़ा नाम कमाया। उधर बड़ौदा रियासत में सयाजीराव गायकवाड़ जनहित में तमाम नई तरह की शुरुआतें कर रहे थे। उन्होंने बड़ौदा बैंक खोला, पहली रेलगाड़ी चलाई। संगीत का उनको शौक था, लेकिन विलायती तालीम की वजह से शुरू में थोड़ा बिदकते थे। उनकी दोस्ती हो गई उनकी छावनी में पोस्टेड बैंड मास्टर थे फ्रेडलिस, उनके साथ। तो फ्रेडलिस साहब ने उनसे कहा कि भाई आप अपने संगीत को सुनिए गौर से, हमको तो उसमें बड़ी दम नजर आता है। अंग्रेज ने कहा तो राजा साहब को भी गहरी रुचि होने लगी। फ्रेडलिस साहब ने कहा कि भाई कुछ कक्षाएं वगैरह करिए ताकि मध्य वर्ग की ब्राह्मण घरों की अच्छी भद्र महिलाएं जो हैं वो भी सीखें, अपनी लड़कियों को सिखाएं। तो लिहाजा उस दिशा में भी सोचा जाने लगा। दरअसल रजवाड़ों की रुझान को भारतीय संगीत की तरफ मोड़ने में कई अंग्रेजी बैंड मास्टरों और सेना के कमांडरों का योगदान था, जो सचमुच संगीत के पारखी थे। जो साहब लोग थे वो तो ब्रिटेन के मध्य वर्ग से आए थे और टूटा ठूठा वाले थे, लेकिन ये चूंकि संगीतकार थे और उन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी, उनके कान तेज थे और वो भाग गए कि इस संगीत में विलक्षण क्षमता है। बांदा की नवाब की सेना के कप्तान ऑगस्टस विलार्ड ने 1793 में ही ए ट्रीटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ इंडिया नाम का पर्चा लिखा, जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है। वडोदरा महाराज सयाजीराव के अंग्रेज मित्र फ्रेडलिस साहब ने संगीतकारों को दरबार से जोड़ा। उनके बड़ौदा अंग्रेजी बैंड ने बड़े लॉर्ड एल्किन के बड़ौदा आने पर भारतीय राग बजाकर स्वागत किया। गॉड सेव द किंग भी बजाया और उसके साथ में भारतीय रागदारी संगीत भी बजाया। जहाँ तक मुझे पता चला है राग जोग की एक बंदिश उन्होंने बजाई थी और जिस पर कि बड़े लाट साहब ने ताली भी बजाई कहा जाता है। उनके निरंतर संगत में राजा साहब को अंग्रेजी संगीत लेखन की कई बारीकियां, संभावनाएं देखने को मिली, तो स्टाफ नोटेशन शैली में लिखवाने का विचार भी उपजा। भातखंडे पंडित ने इसको और आगे बढ़ाया और बाकायदा शास्त्रीय विद्या तालीम के साथ संगीत शिक्षा दिलवाने के लिए स्कूल शुरू कराने में मदद की। कुछ और भी ऐतिहासिक घटनाओं ने रागदारी संगीत को मध्य वर्ग तक पहुंचाने में बहुत मदद की। पहला था बड़े समाज सुधारकों का अवतरण। इनमें गांधी जी तो थे ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब के समसामयिक प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज जैसे सुधारवादी आंदोलन भी थे, जो स्त्री जागरण और शिक्षा को बढ़ावा देने की मुखर पक्षधरता कर रहे थे। भातखंडे पलुस्कर जी की कृपा से स्वराज आंदोलन के गान, पारंपरिक भक्ति रस की बंदिशें अब धीमे धीमे छनकर घर की महिलाओं के लिए सस्ती दो आने की पुस्तिकाओं के रूप में घरों के भीतर पहुंचने लगी। ऐसा कट्टरपंथी औरंगजेब काल था वो संगीत का। मेरी नानी बताती थी कि वो लखनऊ में बड़ी हुई थी, वो कहती थी कि उनके घर में महफिलें होती थी और उस दिन उनको उनकी दाई के साथ दूसरे घर में भेज दिया जाता था। भले घर की लड़कियों में, और वो हमेशा अपनी माँ से लड़ती थी कि अगर बाबूजी सुन सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते, उनको थप्पड़ मिलता है। तो ये दशा जो थी, तो इसलिए हम आज इसको कब करके आंकते हैं, लेकिन उस बर्फ को पिघलाने का काम बहुत कठिन था और इसमें हमको ऋणी होना चाहिए उन समाज सुधारकों और शास्त्रविदों का, जिन्होंने सुलहवादी रुख अपनाते हुए हाँ तुम भी सही हो, तुम भी सही हो कहते हुए किसी तरह से इस विरासत को सहज सुलभ बनाया।
ब्राह्मण समाज के काम में जोड़ा सांपों का टैगोर परिवार शुरू से अग्रणी रहा। देवेंद्रनाथ टैगोर की बेटी स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला कुमारी इसी धारा की वाग्यकार थी। कहते हैं वंदे मातरम के पहले 2 पदों से इतर पदों की रचना उन्होंने संगीत रचना उन्होंने तैयार की है। कुल मिलाकर असाधारण प्रतिभा, मेहनत, खुददारी, प्रशंसा के साथ राज समाज के 2 मुहे बर्ताव से उपजी खिन्नता, कड़वाहट को मिलाकर हमारी आज की मानसिकता भी बनी है। इसका बड़ा उदाहरण है हीराबाई बड़ौदेकर, जो अब्दुल करीम खां साहब की बेटी थी और चंपा उनका बचपन का नाम था। उनकी माँ ने उनको हीरा नाम दिया और पिता से उनके विच्छेद का एक कारण ही ताराबाई का ये बना कि वो चाहती थी कि उनकी लड़कियां थिएटर और संगीत से जुड़े। और अब्दुल करीम खान साहब खुद इतने बड़े उस्ताद होने के बावजूद स्टेज पर अपने घर की लड़कियों को गंवाने के खिलाफ थे। बहरहाल वो अपने 5 बच्चों को लेकर के चली आई और उन्होंने उनको हिंदू नाम दे करके उनको क्रमिक रूप से संगीत और स्टेज पर उतारा। आज फिर हम देख रहे हैं कि हिंदी पट्टी का मध्यवर्गीय, हिंदी बोली विमुख समाज लगातार शुद्धि पक्षी बन रहा है। संगीत के प्रति उसके आग्रहों में सघन ज्ञान कम, एक भावुक उफान अधिक दिखता है। धर्मांधता, धर्मनिरपेक्षता के बीच धर्म की जो अनुभूति थी उसे छोड़ दिया गया है और राजनीतिक तनाव सतह पर इतना हावी है कि समन्वयवादी संगीत की सिर्फ हिंदू जड़ों पर बल देते हुए संगीतकार, वाग्यकार अद्भुत रूप से उदार शिक्षक के रूप में पेशेवर गायिकाओं और मुस्लिम संगीतकारों का योगदान साशय भुला रहे हैं। जातीय दृष्टि से भी देखें तो क्षेत्र आज लगभग पूरी तरह से सवर्ण महिलाओं के संगीत की दृष्टि से सवर्ण महिलाओं के हाथ में। माणिक भिड़े, वीणा सहस्त्रबुद्धे, पद्मावती जी, अश्वनी भिड़े, ये सब जितनी बड़ी गायिकाएं हैं उनका अवदान नहीं नकार सकते हैं। लेकिन क्या बात है कि मुस्लिम महिलाएं फिर पर्दे के पीछे, दोनों हिंदू समाज में भी मुस्लिम समाज में भी एक गहरा आलोड़न चल रहा है और ये आजकल नई तरह से नई राजनीतिक वजहों से उफान पा रहा है। नई तकनीकी से हमको उम्मीद बन रही थी, मेरे जैसे मूर्खों को, कि अब कम से कम हमारे शहरी मध्यवर्गीय युवा या ग्रामीण नव समृद्ध सही सांगीतिक परंपरा से कानों की मार्फत रूबरू होंगे। लेकिन वो किसी भी तरह का संगीत यूट्यूब की जटाएं निचोड़कर अपने कानों में बहा तो लेते हैं और उनके डीजे बॉलीवुड के 12 मसाले डालकर नायाब गायकी के फ्यूजन कर ऑमलेट बना देते हैं। लेकिन संगीत की कोई भी गहरी या शुद्ध समझ उनमें नहीं है। अधिकतर युवाओं को, मध्यवर्गीय शहरी युवाओं को अंग्रेजी माध्यम की तालीम ने लोक जीवन से विकसित भाषा, छंद और सुर लय की सहज देसी समझ से काट दिया है। और जिनको ये सहज देसी समझ है वो यूट्यूब से पश्चिमी संगीत लेकर के पंजाबी पॉप की मार्फत उस दुनिया में कूदना चाह रहे हैं। इसके अलावा भारतीय परंपरा के बाहरी खतरों से घिरने के जुमलों के द्वारा वोट बैंक की राजनीति नई तरह का आग का घेरा भी कनाव के लिए रच रही है। रसिकों के 2 अलग अलग खित्ते बन गए हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और एक धर्म सापेक्ष। एक में देसी भाषाओं का गहरा अज्ञान है और शोध बोध में अंग्रेजी को ही सर्जनात्मक वरीयता और कुलीनता दी जाती है। दूसरा संगीत से बोलियों और उर्दू फारसी का विरेचन कर एक नव ब्राह्मणवादी संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने में इतना व्यस्त है कि सुर, लय, ताल, छंद सब डूब रहे हैं। ठीक है, संगीतकार घरानावादी जटिलता से हटकर व्यवस्थित हुए हैं। गैर सामंती जनता से जन विमुखता कम हुई है और सामंतवादी की बरक्स हम सभी कुछ लोकतांत्रिक बने हैं। लेकिन अपने अनेक मुखी इतिहास के काले गोरे पन्नों का हम कितनी निडरता और विनयशीलता से सामना कर वो काम कर रहे हैं जो उतने साल पहले भातखंडे जी, परुस्कर जी, ठाकुर जयदेव, एम और आर गौतम या भाई मुदगल जी तक निभा ले गए। बहुत कम ऐसे लोग दिख रहे हैं जो निष्प्रह भाव से ये काम वैज्ञानिक सोच और ठोस सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। अब आए ब्यूरोक्रेसी पर। हमारे संकरण मूलक संगीत को तमाम संगीत संस्थानों पर काबिज आज की महाठस कला की दृष्टि से अंधी नहीं तो कानी व्यवस्था से कोई नया विद्वान निकलेगा, ये उम्मीद मूर्खों को भी नहीं रही। बाबुओं की निगरानी में भाई भाई करती बांझ इमारतों में सड़ती अकादमियां, सरकारी प्रतिष्ठान मृतप्राय हैं और उनके राजनीतिक रिश्तों की तहत नियुक्त बड़े बाबू लोग और दारोगा अपारदर्शी चलताऊ तरीके से संरक्षक की रेवड़ियां अपने विश्वस्त दरबारियों को ही बांटते आए हैं।
हर वर्ष संगीत सम्मेलन होते हैं। सरकार की हम बनाम वे धड़ाबंदी कायम है। निजी क्षेत्र में भी नज़ारा उत्साहवर्धक नहीं है। वहाँ भी बैठकें हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, पुरस्कार घोषित हो रहे हैं, लेकिन सच कहें तो हिंदुस्तानी संगीत के इलाके में हमें टूरिस्ट बहुत नजर आते हैं, मर्मी रसिक शोधकर्ता या निष्प्रह साधक लगभग नहीं। इस बिंदु पर आकर ये पूछना अभद्रता ही होगी कि हमारा आज का जो हिंदुस्तानी संगीत है वो सचमुच कितना सार्थक, सामर्थ्यवान और गंभीर शोध का विषय है। मित्रों, आप सहमत होंगे, मृणाल जी ने एक बहुत बड़े परिदृश्य को समेटते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजनीति के जटिल संबंध पर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित रोशनी डाली है। इस व्याख्यानमाला का एक उद्देश्य तो ये है ही कि वो कुछ ऐसा उसमें होता रहे जो इन विषयों के में जो हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, हमारी समझ है, उसका विस्तार हो। मृणाल जी के हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसा किया। आज से एक तरह से नेमी जी की जन्म शताब्दी भी शुरू होती है, यानी अगर वो जीवित होते तो अगले वर्ष इसी दिन वो 100 बरस के होते। इस दौरान कई चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं करने की। नेमी जी के साथ रेखा जी का नाम लगभग अनिवार्य रूप से आता है। यही नहीं कि वो उनकी जीवन संगिनी थी, वो उनकी कला संगिनी भी थी और दोनों बहुत सारी चीज़ें साझा करते थे। इप्टा में दोनों साथ थे और संगीत दोनों ने सीखा था। आप में से कुछ को पता होगा कि इस ज़माने में जब इस तरह के पत्रिकाओं की शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी होती थी तो धर्मयुग में रेखा जी नियमित रूप से उस ज़माने के शास्त्रीय संगीत के लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स की समीक्षा करती थी। बहरहाल उनका एक लंबा जीवन था रेखा जी का। उन्होंने शुरुआत एक बहुत ही रूढ़िग्रस्त परिवार में जन्म लेकर की और वहाँ से चलकर वो उनकी बहुत कम उम्र थी जब उनकी शादी हो गई। उसके बाद वो चलते 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 कहाँ पहुँची और वो बाल रंगमंच में उन्होंने काम किया। इसके पहले इप्टा में वो बच्चों के नाटक उन्होंने किए। तो उनकी 2 पुस्तकें आज हम लोकार्पित करा रहे हैं। पहली पुस्तक है याद घर, जिसमें उनके विभिन्न व्यक्तियों और स्थितियों के संस्मरण एकत्र हैं। उनकी बड़ी बेटी उर्मी जी आ गई हैं तो वो संभवतः इस पर कुछ कहना चाहेंगी, तो वहीं से कह सकती हैं। माइक सामने है। बैठ के भी बोल सकते हैं। उर्मी जी संस्कृत की विदुषी रही हैं। बरसों तक उन्होंने मिरांडा हाउस में संस्कृत पढ़ाई है। बोलिए। आज बहुत ही हर्ष का समय है कि बाबू के इस जन्म शताब्दी की शुरुआत में भाभी मतलब रेखा जी की दोनों पुस्तकें आज उनका लोकार्पण हो रहा है। मैं रेखा जी को भाभी कही थी तो वही मैं कहती रहूँगी। तो उन्होंने बचपन में अपने जब से उन्होंने अपने लिखना शुरू किया संस्मरण, काफ़ी दिनों से वो लिख रही थी, पर धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा उसका विस्तार भी हो गया और हम लोगों ने सबने सोचा कि
उनको भी लग रहा था कि अगर ये छप सके तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमारे घर के सभी सदस्यों ने हमने मिलकर ये तय किया कि इसकी एक पुस्तक होनी चाहिए और उन्होंने लिख दी थी। उनकी इच्छा थी कि उनके समय में ही ये पूरी हो जाए, छप जाए, पर ये और नहीं हो सका कुछ कारणों से, और इतने दिन इसके छपने में, प्रकाशित होने में लग गए। और आज मैं इसलिए थोड़ा सा कुछ कहना चाह रही हूँ कि भाभी जब अपने अंतिम क्षणों में थी तो वो कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर को लगा हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए निकाल दिया था कि हम घर के लोगों से बात कर सके। तो मैं जब आखिरी क्षणों में उससे मिली तो ऐसा लगा कि वो शायद कुछ कहना चाह रही है या सुनना चाह रही है। तो सब कुछ कहने के बाद मुझे लगा कि मैं उनसे ये कह रही हूँ कि तुम्हारी ये जो पुस्तक के रूप में जो छपने की बात है, तो ये हम जरूर छपा देंगे, तो इसकी चिंता मत करना। और उसके बाद ही बस वेंटिलेटर उनको लग गया और वो किसी से बात नहीं कर पाए। तो तभी से हमें लग रहा था, और मुझे भी, कि जल्दी से जल्दी इसका ये पुस्तक छप सके। और कई कारणों से इसमें इतने समय लग गया। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि भाभी की ये किताब आज आप सबके सामने है, और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और इतने अच्छी तरह से अपनी सारी बातें कही हैं कि संस्मरण के साथ साथ एक उपन्यास पढ़ने जैसा एक आनंद मिलता है। और बहुत ही हम सब तो उसमें इन्वॉल्व रहे, घर के सारे भाई बहन लोग सब, पर आज उसका लोकार्पण है, तो इसलिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। दूसरी पुस्तक भाभी के नाटकों की है। तो उन्होंने शुरू से ही CLG से जुड़ने के समय कुछ छोटे छोटे अपने ऐसे ही कराती रहती थी, जैसे कि हम लोगों के खेल करके थप रोटी थप दाल, या हम लोग जो खिलौने हमारे थे उससे उनको कुछ प्रेरणा मिली कि उन्होंने एक नाटक रचा, खेल खिलौनों का संसार, और शायद वो उनका नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और सबको बहुत पसंद है। तो इस तरह से उन्होंने नाटक लिखे, और रश्मि ने इस विषय में, इस संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा काम किया है कि उसने भाभी के सारे नाटक जो खेले गए और इसके अलावा जो छोटे छोटे अलग अलग बिखरे हुए थे उन सबको इकट्ठा करके इसको पुस्तक का रूप दिया है, और वो भी आज लोकार्पित हो रहे हैं। तो दोनों पुस्तकों का बाबू के साथ उनका भी हो रहा है, तो हम सबको बहुत प्रसन्नता है। और धन्यवाद। ये जो पुस्तक है याद घर, और दूसरी पुस्तक जो संपूर्ण नाटक बाल नाटक हैं, उसमें 31 नाटक हैं। बाल घर सिर्फ उनके संस्मरण भी नहीं है, वो उस समय का एक स्त्री द्वारा देखा गया वृत्तांत भी है अपने समय का। उस समय कैसे इप्टा का, PC जोशी, इस तरह के बड़े लोग जिनके बारे में शंभू मित्र इत्यादि, वो सब उस पुस्तक का हिस्सा हैं। मैं मृणाल जी से आग्रह करूंगा, ये जो इधर वाली है, मेरा ख्याल है कि वही है, नहीं इधर वाली, और किरण मोदी जी आ गई है ना? हाँ, ये आप पहले आप रेखा जी की जो बाल नाट्य संस्था थी उमंग, उसकी संस्थापक सदस्यों में से हैं किरण मोदी। इन्होंने उदयन अपने बेटे के नाम से एक अभियान चलाया है बच्चों की मदद करने का, और वो हमारे साथ शुरू से रही हैं। तो वो रेखा जी के बाल नाटकों की पुस्तक का लोकार्पण कर रही हैं। और मृणाल जी ये सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर ने छापी है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय लोग प्रकाशक शामिल हैं उसमें, 11th आवर के लोग होते हैं, यानी 10 घंटे कुछ नहीं करते, 11 घंटे सब कुछ हो जाता है। तो ये 11वें घंटे में आज सुबह ही पुस्तकें बीकानेर से आई हैं। तो आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप किरण जी कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द? हाँ, अगर चाहे 2 ही 2 शब्द।
सच में मैं अभिभूत हो गई हूँ। मुझे इस सम्मान के मैं लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे ये सम्मान दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है 30-32 साल हो गए जब मैं रेखा जी से पहली बार मिली थी, क्योंकि मेरा बेटा उस समय कुल में 7 साल का था और नाटक जैसे उसके तन मन में बसा हुआ था और बार बार बोल रहा था कि मुझे बाल नाटक करना है, मुझे कहीं कराइए। ढूंढते ढूंढते मैं जमपुरा के उस मकान के छत पे पहुंची जहाँ पे रेखा जी नाटक करा रही थी। मुझे आज भी याद है, बच्चे वो मेंढक की वो उसमें और वो इस तरह से करके म्यूज़िक के संग जो वो मूवमेंट से वो मैं कभी भूल नहीं सकती थी और मुझे लगा मैं सही जगह पहुंच गई हूँ। और उमंग ने बहुत कुछ दिया मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। एक बच्चा जो बहुत ही आउटगोइंग था, शायद उसको एक ठहराव मिला, और दूसरा बच्चा जो बहुत ही संकुचित सा था, हमेशा शर्मीला था, उसकी पर्सनालिटी एकदम खिली। तो आज तो खास करके मुझे बहुत ही मतलब याद आ रही है और इन नाटकों को देख के तो एक एक नाटक मेरी आंखों के सामने आ रहा है। आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही ये शाम अब यहाँ संपन्न होती है। हम आपके बहुत आभारी हैं, आप सबके, आप कृपापूर्वक यहाँ आए। जैसा मैंने कहा कि ये अगला वर्ष नेमी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष होगा। हम उसमें कई आयोजन उनके सरोकारों के इर्द गिर्द और उन पर भी करने की कोशिश करेंगे। मृणाल पांडे का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संगीत और राजनीति के कुछ नए संबंध और रिश्ते हमारे सामने उजागर किए। और किरण जी का धन्यवाद कि देर से पहुंची शायद, लेकिन पहुंच तो गई। बहुत थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर। मैंने इतना सुंदर सुना इनका। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।